अरे नालायक, जब देखो हाथ में बर्तन लिए बैठी रहती है। ना तो घर साफ किया, ना चूल्हा जलाया और ना गाय को चारा दिया। अब क्या तुझसे ये छोटा सा घर भी नहीं संभलता? कमला मीरा की पोटली फेंक देती है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। अरे ये बेचारी तो हर रोज सवेरे घर का सारा काम करके खेत जाती थी। जरूर कमला ने ही कुछ किया होगा। क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने? एक अबला लड़की को ऐसी हालत में देखकर दिल नहीं फूटा तुम्हारा? क्या किसी ने सोचा कि इस बच्ची पर क्या बीत रही है? क्या गांव का फर्ज नहीं बनता कि ऐसी बेटी की रक्षा की जाए? उधर गोविंद मंडी से घर वापस आ रहा था। चेहरे पर थकान पर मन में सुकून। गोविंद बैलगाड़ी में बैठा सोच रहा था। दोस्तों, जिंदगी में कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कभी सच्चाई, कभी ईमानदारी और कभी वो सीख जो किताबों में भी नहीं मिलती। इसीलिए हमने बनाया है आपका अपना चैनल फन टून्स, जहां पर कहानी आपको मुस्कुराना भी सिखाएगी और रोमांचित भी करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए फन टून परिवार से। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। सूरज की पहली किरणें आंगन में उतरती है। पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। आंगन में एक पुराना नल है जिसके पास कुछ कपड़े सूख रहे हैं। मीरा झाड़ू लगा रही है। तभी कमला गुस्से में घर से बाहर आती है। अरे करंजली, ये क्या धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है? सूरज सिर पर चढ़ाया है और महारानी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। खाना क्या तेरी मरी हुई माँ आकर बनाएगी? देखती हूँ आज तुझे रोटी कौन खिलाएगा। 2-4 दिन भूखी रहेगी तब तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू पैदा हुई, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। कमला मीरा की सौतेली माँ है। वो बड़ी कठोर और निर्दयी स्वभाव की है। मीरा को जन्म देने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मीरा की एक सौतेली बहन है जिसका नाम राखी है। वो मीरा से बहुत प्रेम करती है। ताने सुनना, भूखे रहना अब तो जैसे मीरा की रोज की आदत बन गई थी। माफ करना माँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। मैं अभी तुम्हारी और छोटी के लिए खाना बना देती हूँ। बाद में कपड़े और बर्तन साफ कर दूंगी। कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने झल्लाते हुए कहा, नखरे तो देखो महारानी के। भूख के मारे मेरी जान निकल जा रही है। तेरा रोज रोज का ये नाटक अब नहीं चलेगा। आने दे अपने पिताजी को। अब या तो तू रहेगी इस घर में या फिर मैं। अरे मर क्यों नहीं जाती? पता नहीं भगवान को कौन सी दुश्मनी है मुझसे जो रोज सवेरे उठकर इस मनहूस का मुंह देखना पड़ता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, भगवान के लिए पिताजी को कुछ मत बोलना। मैं बस अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। कमला झल्लाते हुए घर के अंदर चली गई। मीरा डरी सहमी सी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से विवशता की धार फूट रही थी। राखी धीरे से पास आई और बोली, दुखी मत हो दीदी, मैं जानती हूँ तुम कितना काम करती हो, मगर माँ को तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं। वो बात बात पर तुम्हें डांटती है, ताने मारती है और तुम चुपचाप सह जाती हो। कब तक सहोगी दीदी? माँ की शिकायत क्यों नहीं करती पिताजी से? नहीं राखी, वो हमारी माँ है, उनकी भला क्या शिकायत करना। मुझे उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगता। भगवान ने उनका स्वभाव ऐसा ही बनाया है, मगर वो मुझे बहुत प्रेम करती है। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो, पिताजी खेत से वापस आते होंगे, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। मीरा और राखी घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद मीरा के पिता गोविंद भी खेत से वापस लौट रहे थे। गोविंद एक ईमानदार और मेहनती किसान है।
सुबह जल्दी उठना, खेत पर काम करना, यही उनकी दिनचर्या है। वो घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मीरा गोविंद को खाना देती है। कमला, भगवान ने चाहा तो इस बार फसल पहले से भी अच्छी होगी। गांव के किसान अपनी फसल बेचने मंडी जा रहे हैं। सोच रहा हूँ मैं भी उनके साथ जाकर फसल बेच आऊं। सुना है अभी भाव अच्छे मिल रहे हैं, कहीं बाद में कम हो गए तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं रास्ते के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। समय पर खा लेना और अपना ध्यान रखना। अगली सुबह गांव के कुछ आदमी मंडी के लिए निकलने की तैयारी में थे। गोविंद भी गेहूं और बाजरे की बोरियां बैलगाड़ी में लादकर मंडी निकलने के लिए तैयार खड़ा था। उसने मीरा से कहा, मीरा बेटा, मैं मंडी के लिए निकल रहा हूँ, कुछ दिन लगेंगे आने में। घर का ध्यान रखना और कमला की कोई बात बुरी लगे तो चुपचाप सह लेना। अगर कुछ जरूरी हो तो काका के घर जाना, वो मदद करेंगे। मेरी गैर हाजिरी में घर तुम्हारे भरोसे है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। माँ का कहना भी मानूंगी और राखी की देखभाल भी करूंगी। बस आप अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। गोविंद ने प्यार से मीरा की तरफ देखा और बैलगाड़ी लेकर मंडी जाने लगा। गोविंद के जाते ही कमला की असली क्रूरता बाहर आने लगती है। उसे इसी मौके की तलाश थी। अब पूरा घर उसकी मुट्ठी में था और मीरा पूरी तरह असहाय। अगले दिन मीरा बर्तन मांज रही थी। राखी वहीं उसके पास खड़ी थी। कमला गुस्से से आती है और मीरा को डांटते हुए कहती है, अरे नालायक, जब देखो हाथ में बर्तन लिए बैठी रहती है। ना तो घर साफ किया, ना चूल्हा जलाया और ना गाय को चारा दिया। अब क्या तुझसे ये छोटा सा घर भी नहीं संभलता? मैंने तेरी जैसी मुज्जली लड़की कभी नहीं देखी। अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल जा इस घर से। माँ, मैंने क्या किया? मैंने तो आज सुबह ही घर साफ किया था, गाय को भी चारा दे आई थी। कृपया मुझे मत निकालिए, पिताजी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कभी आपको कोई जवाब नहीं दिया। आप क्यों इतनी नफरत करती है मुझसे? तेरी शक्ल से ही नफरत है मुझे। मैंने तुझे पाला है, इसीलिए हक है डांटने का। तू मेरी कोख की ही नहीं तो तुझसे मोह भी नहीं होता, और ना ही तू मेरी बेटी कहलाने के लायक है। तेरी माँ तो मर गई और तुझे छोड़ गई मेरा खून पीने के लिए। अरे मनहूस, तू क्यों नहीं गई उसके साथ? जा, निकल जा। और हाँ, अपने बाप से कुछ मत कहना, वरना तेरी खैर नहीं। कमला मीरा की पोटली फेंक देती है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। मीरा मन में पीड़ा लिए आंगन में खड़ी है, आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ एक पुरानी पोटली। कभी कभी इंसान सब कुछ सह लेता है, कभी कभी इंसान सब कुछ सह लेता है, पर जब कोई आंखों से आंसू भी चुरा ले तब इंसान टूटता नहीं, जागता है। किस्मत का लिखा मानकर गांव की गलियों से गुजरती हुई वो पनघट तक जा पहुंची और चुपचाप बैठ गई। अगली सुबह गांव की औरतें तमाशा देखने खड़ी थी। कुछ सहानुभूति दिखा रही थी तो कुछ ताने मार रही थी। अरे वो देखो, ये तो गोविंद की बेटी मीरा है ना? मगर ये यहाँ अकेली क्यों बैठी है और रो क्यों रही है?
ताने सुनती है, भूखी सोती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन इस लड़की ने तो कभी उफ तक नहीं की। जरूर कुछ हुआ है घर पर। भगवान जाने क्या लिखा है इस बेचारी की किस्मत में। अरे ये बेचारी तो हर रोज सवेरे घर का सारा काम करके खेत जाती थी। जरूर कमला ने ही कुछ किया होगा। कुछ गांव वाले पास खड़े होकर खुसुर फुसुर कर रहे थे, मगर मीरा बेसुध सी चुपचाप बैठी थी। उसके दर्द को पहचान पाना किसी के वश में नहीं था। गांव के सबसे सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति शिव नारायण, जो कि सरपंच है, भीड़ को देखकर पास आए और बोले, क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने? एक अबला लड़की को ऐसी हालत में देखकर दिल नहीं फूटा तुम्हारा? क्या किसी ने सोचा कि इस बच्ची पर क्या बीत रही है? क्या गांव का फर्ज नहीं बनता कि ऐसी बेटी की रक्षा की जाए? सरपंच की बातें सुनकर गांव वाले चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, मगर उसकी मदद के लिए किसी का दिल नहीं पिघला। सरपंच ने मीरा से कहा, मेरी बिटिया, मुझे सब पता है। कमला ने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो घोर अन्याय है। पंचायत उसको सजा अवश्य देगी, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। चलो मेरे साथ मेरे घर, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा की उम्मीद जवाब दे चुकी थी। ऐसे में सरपंच की सहानुभूति से उसका दिल भर आया। उसने आंखों से बहते आंसुओं को संभालते हुए कहा, सरपंच जी, मैं जानती हूँ माँ ने गलत किया, लेकिन वो मेरी माँ है। मैंने कभी उनकी शिकायत नहीं की और ना कभी उनका बुरा चाहा। मैंने उनको हमेशा अपनी सगी माँ समझा है, मगर जो हुआ उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मेरी तकदीर ही ऐसी है। बस आपसे एक विनती है, माँ को कोई सजा मत दीजिए। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मीरा की विनम्रता और त्याग से वे भावुक हो जाते हैं। देखा तुम सबने, कैसी लड़की है, खुद पर जुल्म सहती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। भगवान इसे बहुत खुशियां दे। सबकी आंखें नम थी। सरपंच की आंखों में इस लड़की के लिए इज्जत और बढ़ गई। तू सच में बहुत महान है मीरा। तेरे जैसी हिम्मत और संस्कारी बच्चे हर घर में होने चाहिए। चल बेटी, अब तू मेरे घर रहेगी जब तक तेरे पिताजी लौट कर नहीं आते। और चिंता मत कर, वहां तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सरपंच मीरा को अपने साथ ले गए। वहाँ सरपंच का बेटा रोहन भी रहता था। रोहन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। रोहन ने जब पहली बार उसे देखा था, तभी से मीरा का मासूम चेहरा उसके दिल को छू गया था। सरपंच ने रोहन से कहा, मीरा अब कुछ दिनों तक हमारे घर रहेगी। गोविंद मंडी गया है और इसे घर से निकाल दिया गया है। मैंने सोचा जब तक गोविंद लौटे ये हमारे साथ रहे। इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। रोहन धीरे से मीरा की ओर देखते हुए बोला, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इसे अपना ही घर समझो। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। मीरा हल्का मुस्कुराती है, लेकिन नजरें अब भी झुकी हुई थी। रात का समय था। मीरा खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर की दुनिया में अपने भविष्य को ढूंढ रही थी। पिता और घर की चिंता में डूबा हुआ उसका मन विचलित हो रहा था। रोहन उसे चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, हाँ, कैसी सरल और सुंदर आत्मा है ये, जिस पर इतने जुल्म हुए फिर भी इसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मेरा दिल बस अब इसे ही चाहता है, लेकिन कहूँ तो कैसे। रोहन का हृदय सरल और कोमल था।
वो मीरा के पास गया और बोला, मीरा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं, तुम बहुत बहादुर हो। इतने दर्द के बाद भी जिस तरह से तुम सबको माफ कर देती हो, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ और शायद कुछ और भी महसूस करने लगा हूँ तुम्हारे लिए। रोहन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, पर मैं नहीं जानती कि मैं प्रेम के काबिल हूँ भी या नहीं। मैं अभी बहुत उलझी हुई हूँ। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मीरा अब सरपंच के घर में थी, जहां उसे पहली बार चैन की नींद और इज्जत मिल रही थी। रोहन उसका बहुत ख्याल रखता था और फिर एक दिन रोहन अपने पिता से बोला, पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। मैं मीरा को पसंद करता हूँ। सिर्फ उसका सौंदर्य नहीं, उसकी आत्मा, उसका धैर्य, उसका त्याग, सब कुछ मुझे बहुत प्रिय है पिताजी। मैं जानता हूँ वो हमारे घर में मेहमान है, मगर यदि आपका आशीर्वाद मिले तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। सरपंच थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके जैसी बहू पाना सौभाग्य की बात है। अगर तू उसे जीवन संगिनी बनाना चाहता है तो इससे बेहतर कोई नहीं। बेटा, तूने जो कहा वो मेरे मन को भी छू गया। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मीरा हमारी बहू बने तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन इसका निर्णय गोविंद और खुद मीरा को ही करना होगा। उधर गोविंद मंडी से घर वापस आ रहा था। चेहरे पर थकान, पर मन में सुकून। गोविंद बैलगाड़ी में बैठा सोच रहा था, अब बस कुछ देर और घर आने वाला है। बस घर पहुंच जाऊं तो मीरा के हाथ की रोटी खाऊं। बिल्कुल अपनी दादी पर गई है, वही स्वाद है उसकी रोटी में। ऐसी बेटी पाकर मेरे तो भाग जाग गए। दरवाजे पर खड़ी मेरी राह देख रही होगी। गोविंद घर पहुंचता है। बैलगाड़ी आंगन में छोड़कर घर के अंदर जाता है। मीरा को आवाज लगाता है, मीरा, ओ मेरी प्यारी गुड़िया, कहाँ हो तुम? बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे हाथों का बना खाना मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाएगी। मीरा घर में नहीं थी। गोविंद को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उसके हृदय में कई सवाल उठ रहे थे। उसने पास में खड़ी कमला से पूछा, मीरा कहाँ है कमला? घर में क्यों नहीं दिख रही? और ये घर इतना सुनसान क्यों है? कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है? मेरा मन विचलित हो रहा है। सब ठीक तो है ना? गोविंद का दिल घबरा रहा था। घर की चार दीवारी जैसे किसी अनहोनी को छुपाए बैठी थी। कमला ने आंख चुराते हुए जवाब दिया, वो कुछ दिन पहले नाराज होकर चली गई थी। शायद पास वाले काका के घर गई हो। पता नहीं उसे क्या सूझा, मुझसे कुछ कहे बिना ही चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ है। कमला का झूठ उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। गोविंद का दिल भर आया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मेरी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है जो अपने आप ही घर छोड़कर चली जाए। सच सच कहो, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? गोविंद कमला से बार बार पूछ रहा था, मगर कमला कोई ना कोई बहाना बना देती। गोविंद को उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर बैठ गया, जैसे उसका संसार ही बिखर गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने रोते हुए कहा, अरे निर्दयी, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल जैसी बच्ची पे कितना जुल्म ढाया तूने। ए भगवान,
मैंने अपनी बच्ची को किन हाथों में छोड़ दिया। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। पता नहीं किस हालात में होगी मेरी बच्ची। मैं मीरा को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जहां भी हो। उसे अपने सीने से लगाकर फिर से उसको घर वापस लाऊंगा। इतना कहकर गोविंद मीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके मन में आशंकाओं का सैलाब उमड़ रहा था। बेटी की एक झलक मिल जाए तो दिल को चैन मिले। यही सोचते हुए वो पड़ोस वाले काका के घर पहुंचा और बोला, काका, मीरा आई थी क्या? मैं आज ही मंडी से वापस लौटा हूँ, मगर मीरा घर में नहीं है। क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो घर के अंदर है? गोविंद का मन अंदर से टूट चुका था। एक पिता की चिंता उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। शायद मीरा घर के अंदर हो। इसी आस में उसने दरवाजे की ओर देखा और आवाज लगाई, मीरा, बेटा मीरा, बाहर आओ मेरी बच्ची। देखो, मैं आ गया तुम्हें लेने। चलो घर चलो, अब तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। गोविंद घर के बाहर खड़ा मीरा को आवाज लगा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आवाज सुनकर वो अंदर से दौड़ी चली आएगी। पास में खड़े काका दुखी मन से गोविंद को देख रहे थे। उन्होंने गोविंद से कहा, मीरा यहाँ नहीं है गोविंद, बल्कि मैंने तो उसे बहुत समय से नहीं देखा। क्या हुआ मीरा को? सब ठीक तो है गोविंद? काका की बात सुनकर गोविंद की आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। उसने रोते हुए कहा, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कमला ने उसे घर से निकाल दिया काका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, मेरी मीरा की रक्षा करना। यदि वो ना मिली काका, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं मेरी बच्ची के बिना जीवित रहकर क्या करूंगा। गोविंद का दिल फटा जा रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। काका ने धीरज बंधाते हुए कहा, धीरज से काम ले गोविंद, भगवान पर भरोसा रख। कुछ नहीं होगा मीरा को। वो बड़ी बहादुर एवं समझदार है। मैंने कुछ गांव वालों से सुना, वो नदी के पास वाले पनघट पर किसी लड़की के बारे में बता रहे थे। शायद वो मीरा ही हो। हमें चलकर उनसे पूछना चाहिए। वे मीरा की तलाश में पनघट की तरफ चल पड़े। गोविंद का मन मीरा की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रहा था। पनघट पर खड़े कुछ गांव वाले बात कर रहे थे। उनके पास जाकर गोविंद ने कहा, भाई, किसी ने मेरी बेटी मीरा को देखा है क्या? वो मिल नहीं रही है। यदि किसी को उसके बारे में जानकारी हो तो कृपया करके बता दीजिए। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा भैया। हाँ गोविंद भाई, मैं जानता हूँ मीरा कहाँ है। कुछ दिन पहले यही इसी पनघट पर बैठी थी बेचारी। बड़ी लाचार, बड़ी दुखी थी, मगर चिंता की कोई बात नहीं भैया। उसको सरपंच जी अपने साथ अपने घर ले गए हैं। मीरा का पता जानकर गोविंद की खुशी का ठिकाना ना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद भैया। मेरी बेटी के बारे में बताकर तुमने जो उपकार किया है वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। इतना कहकर वे सरपंच की हवेली की तरफ चल पड़े। गोविंद का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मीरा से मिलने के लिए तड़प रहा था। उसने काका से कहा, काका, भगवान को मेरी हालत पर तरस आ गया। मेरी बेटी कुशलता पूर्वक हो, बस यही विनती है मेरी भगवान से।
तुम निश्चिंत रहो गोविंद, हमारी मीरा सरपंच जी के घर सुरक्षित और कुशल पूर्वक होगी। वे सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और मीरा का हाल जानते हैं। तभी मीरा वहां आ जाती है। उसको देखकर गोविंद ने चैन की सांस ली और कहा, मीरा, मेरी गुड़िया, देख तेरे बाबूजी आ गए, तुझे अपने साथ अपने घर ले जाने। चल बिटिया, घर चल, तेरे बिना वो घर सूना पड़ा है। घर का आंगन तेरी राह देखते देखते सूख चुका है। तेरी आवाज सुनने के लिए घर की चार दीवारी कब से तरस रही हैं। गोविंद की बातों से मीरा का दिल भर आया। पिता और बेटी के असीम प्यार को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मीरा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं भी कब से आपके आने की राह देख रही थी। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे सूख चुके थे, परंतु मुझे विश्वास था कि एक दिन आप मुझे ढूंढते हुए अवश्य आएंगे। बस इसी आशा में मैं अभी तक जीवित हूँ। पास में खड़े सरपंच पिता और बेटी के इस निश्चल प्रेम को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने गोविंद से कहा, गोविंद, तुम्हारी बेटी बड़ी ही बहादुर एवं सुशील है। इसने बड़ी सेवा की है हमारी। इस घर को अपने घर की तरह समझा। परंतु मेरी तुमसे एक विनती है, यदि तुम ठीक समझो तो मैं अपने बेटे रोहन के लिए मीरा का हाथ मांगता हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मीरा और रोहन का विवाह हो जाए तो मेरी ये कमी भी पूरी हो जाए। सरपंच की बात सुनकर गोविंद का दिल भर आया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सरपंच जी, आप महान हैं। आपके घर की बहू बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मेरी मीरा यहाँ रहेगी तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। परंतु यदि मीरा की अनुमति है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गोविंद ने मीरा की तरफ देखा। वो भी रोहन के व्यवहार एवं सरल जीवन से प्रभावित थी। वो भी रोहन को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। जब गोविंद ने उसकी इच्छा पूछी तो उसने हाँ कह दिया। उन्होंने सरपंच से विदा ली और घर की तरफ चल पड़े। उधर कोने में खड़ी कमला मीरा के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल बदल चुका था। उसे अपने किए पर पछतावा था। उसने पास में खड़ी राखी से रोते हुए कहा, हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जिस बेटी ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, मैंने उस पर कितने अत्याचार किए, मगर उस बेचारी ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। मैं उसे सौतेली बेटी समझती रही, मगर उसने कभी मुझे सौतेली माँ नहीं समझा, बल्कि सगी माँ की तरह प्यार किया। रो मत माँ, दीदी का दिल बहुत बड़ा है। वे तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हैं। पिताजी उन्हें लेकर आते ही होंगे। तुम देखना, वे तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी और अपने सीने से लगा लेंगी। तभी मीरा को लेकर गोविंद घर लौट आता है। मीरा के चेहरे पर घर आने की खुशी साफ झलक रही थी। उसका मन माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था। अंदर जाकर देखा तो कमला उसकी राह देख रही थी। उसने मीरा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मीरा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नफरत में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। मैंने तुझ पे कितने अत्याचार किए, मगर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तो मेरे भाग्य का दोष है। मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करती हूँ। जैसी भी हो, माँ तो आखिर माँ होती है।
कुछ दिन बाद गांव के पास वाले मंदिर में रोहन और मीरा का विवाह हो गया। पूरे गांव में खुशियां छा गई। मीरा का परिवार अपने परिवार के प्रति प्रेम, गोविंद की ईमानदारी, सरपंच का इंसाफ और गांव के लिए समर्पण और रोहन का निश्चल प्रेम गांव के लिए एक मिसाल बन गया। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई तकलीफ आए तो समझिए कि भगवान कुछ बेहतर लिख रहे हैं। जैसे मेरी जिंदगी में रोहन और पिताजी लौटे, वैसे ही आपके लिए भी कोई इंतजार कर रहा होगा।